टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। सर, आपका स्वागत है। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि प्रिजम्पटिव इनकम और टैक्स की देनदारी में क्या है पेंच। अगर आप हर महीने कर रहे हैं एसआईपी तो कैसे करें कैपिटल गेन्स टैक्स का हिसाब किताब, और विदेशी संपत्ति और आमदनी पर क्या भारत में रिटर्न फाइल करना है जरूरी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि महीना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का है और कई लोग अब रिटर्न फाइल करना शुरू भी कर दिए हैं, उसमें कई सारे अलग अलग मुद्दे आते हैं। उसमें एक मुद्दा आता है वो आपको प्रिजम्पटिव टैक्स को लेकर के। यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि छोटे कारोबारी होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए प्रिजम्पटिव इनकम का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए क्या कुछ खास टिप्स हो सकते हैं, उस पर बातचीत मैं करूंगा। तो मुकेश जी, आपका फिर से स्वागत है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, कई लोग ये मान के चलते हैं कि जो टर्नओवर है उस टर्नओवर का 6% या 8% हम दिखा दें, या फिर ग्रॉस रिसिप्ट का हम लोग 50% दिखा दें बिजनेस इनकम के तौर पे, तो क्या ये सोचना सही होता है या फिर इसमें कोई दिक्कत आती है? लक्ष्मण जी, आपने सही समय पे सही मुद्दा उठाया है और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए इसके बारे में पक्का एक ख्याल होना बहुत आवश्यक है। अब ये जो हमारे दो सेक्शंस है 44AD और 44ADA, जैसे आपने बताया 44AD इज फॉर बिजनेस इनकम, कि आपका जो टर्नओवर है उसका जो आपका अदर देन कैश होता है उस पर 6% का प्रॉफिट मार्जिन या कैश में 8% का प्रॉफिट मार्जिन, और अगर प्रोफेशनल में है तो आपकी जो रिसीट्स है उसका 50%। दिस इज द बेंचमार्क फॉर द प्रिजम्पटिव इनकम। अब कई लोग ये मान के आगे चलते हैं कि हमने, मान लीजिए 1 करोड़ का हमारा टर्नओवर है और हमारा पूरा चेक का कारोबार है, तो 6% के हिसाब से 6 लाख दिखा दिया, तो हमारे बुक्स में भले हमारा 15 लाख का प्रॉफिट है, हमें केवल 6 लाख पर टैक्स भरना है। तो ये समझना आवश्यक है कि ये 6, 8 और 50 जो है, इट इज नॉट लाइक अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे उसका एक परसेंटेज होता है, इट्स अ फिक्स्ड परसेंटेज। दिस ओनली अ बेंचमार्क। और सेक्शन ये कहता है कि अगर ये अमाउंट मिनिमम होना चाहिए, या इससे अगर आपने ज्यादा कमाया है और आप क्लेम करते हैं कि हमने ज्यादा कमाया है, तो वो जो हायर अमाउंट है वो भी आपके लिए दिखाना आवश्यक है। लक्ष्मण जी, ये हमारे दर्शकों को हम बताएं। इसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात जो साथ में जोड़ दी कि आपने जो दिखाया उससे ज्यादा आमदनी हो रही है, तो कई लोगों को ये डर होता है कि हमने जितना प्रिजम्पटिव टैक्स दिखा दिया, यानी हमें कितनी आमदनी होनी है उसका अनुमान के हिसाब से टैक्स हमने दिखा दिया और पता चला आमदनी उससे ज्यादा हो गई, चाहे बिजनेस इनकम हो या दूसरी आमदनी हो। तो ऐसे के मामले में क्या उनको किसी तरह की पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है या फिर नहीं, ऐसा नहीं है? लक्ष्मण जी, ये भी समझना इसलिए जरूरी है कि देखिए, आप जिसको हम हमारे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी या टैक्स की टर्मिनोलॉजी में ये कहेंगे कि आपने कितनी इनकम कैपिटलाइज की है या कोई भी एसेट के फॉर्म से। अब एक एग्जांपल देके मैं अगर समझाऊं कि किसी का 1 करोड़ का टर्नओवर है बिजनेस का और 6% के हिसाब से वो केवल 6 लाख दिखाता है, पर एक्चुअली उसका मान लीजिए वो जो 1 करोड़ के टर्नओवर में से उसके परचेजेस और बाकी सब खर्चे वगैरह, उसके जो माने बैंक अकाउंट में से जो पैसा जाता है वो सब खर्च है, क्योंकि उसको अकाउंट तो रखना नहीं है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जितना पैसा बैंक अकाउंट से उठ के चला वो उसका खर्च हुआ इसके लिए। तो बाकी मान लीजिए रह गया 15 लाख, जिसमें से उसने कोई निवेश किया हो या अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो 15 लाख ये कैपिटलाइज्ड हुई अमाउंट है। तो 15 लाख कैपिटलाइज हुई है और आपने केवल 6 लाख दिखाया। आपका 6 लाख एक बार माना जाएगा, पर आपको अगर ये पूछा जाएगा कि ये 15 लाख में से 6 लाख आपने प्रिजम्पटिव इनकम के तौर से कमाया, तो ये जो 9 लाख का डिफरेंस है वो क्या है?
तो आपके पास उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस पर टैक्स नहीं भरते हैं। तो इसको आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम या इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और अगर अनएक्सप्लेन्ड उसको गिना जाता है तो आप जैसे जानते हैं कि हमारी वो सेक्शन 115 BBE है, उसके तहत आपको 78% का टैक्स और उस पर जो हम सेस करते हैं वो, और उस पर 6% का पेनल्टी लेके 84% तक का आपको बर्डन बन सकता है। इस पर मान लीजिए इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा, पिनल इंटरेस्ट, तो कई बार 100 रुपये के केस में 125 तक आपको भरने का सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए प्रिजम्पटिव इनकम के लिए बहुत आवश्यक है कि आपने कितनी इनकम कैपिटलाइज की है, क्या एसेट के फॉर्म में आपने इन्वेस्ट किया है, उसका रिकंसिलिएशन आप जो प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं उसके साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो आपके लिए खतरा है लक्ष्मण जी। तो ये प्रिजम्पटिव टैक्स और इनकम का जो मामला है, इस पर थोड़ा सा संभल के आपको रहने की ज़रूरत है, नहीं तो जैसा कि बताया मुकेश पटेल जी ने, आपको थोड़ा सा ये भारी पड़ सकता है। लेकिन एक सवाल जो बार बार हमारे पास आता है दर्शकों का, उसमें काफ़ी दिलचस्प सवाल होता है घर खरीदने और बेचने को लेकर के। काफ़ी लोग घर खरीदते हैं, काफ़ी लोग घर बेच भी रहे हैं। अब चूँकि पिछले कई दिनों से दाम बढ़ रहे हैं तो कोई लोग फ़ायदा उठाना चाहता है, तो कोई लोगों को लगता है कोई और दाम ना बढ़ जाए तो घर खरीदना चाहता है, तो उसमें टैक्स की देनदारी का मामला बड़ा पेचीदा होता है। एक सवाल दिल्ली से आया है वासंती देवी शर्मा जी का। दरअसल इनका मामला देखिए, ये दरअसल 1998 में 49,000 में इन्होंने 25 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट खरीदा था, काफ़ी सस्ता में खरीदा था 1998 में 49,000 रुपये का। उसके बाद लगभग 4 लाख में इन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस बनवाया था और जिसे 24 लाख में बेच दिया, 24.5 लाख में उन्होंने बेच दिया। अब उन्हें 15 लाख में नया घर खरीदना है। तो ये पूरा मामला है। अब ये फंस कहाँ रही हैं? फंस ये रही हैं कि ये जानना चाहती हैं कि घर बेचने से जो पैसा इनको मिला है, क्योंकि 24 लाख में घर बेच दिया है, तो बेचने से जो पैसा मिला उसको कब तक अपने सेविंग अकाउंट में रख सकती हैं ये? और भी सवाल है, पहले इसका जवाब दे दी तो बाकी सवाल आपसे पूछूंगा मैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब ये वित्तीय वर्ष जैसे हम 23-24 में ये ट्रांजैक्शन उनका सेल का हुआ है, तो उनको समझिए इसका रिटर्न जो है वो अगले जुलाई 2024 में इसका रिटर्न भरना है। तो उसके पहले उनके नए घर में जो उनका गेन हुआ है उसका उनको निवेश करना होगा। और मान लीजिए तब तक निवेश नहीं होता है तो जो रिटर्न की ड्यू डेट है तब तक उनको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे लगाने हैं। अब ये दोनों चीजें करने के लिए मान लीजिए आज से लेके उनको करीब 1 साल, माना जुलाई 2024 तक ये अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें या डिपॉजिट में या और कोई भी उपयोग में ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले उनको एक्ट करना होगा। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल एक और है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन पे जो उनका खर्च हुआ है, क्या वो कैपिटल गेन्स में छूट के तौर पर क्लेम कर सकती हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो टैक्सेबल कैपिटल गेन की हम गिनती करते हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स करते हैं, उसमें आपकी जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है वो तो आपको डिडक्शन के तौर पे मिलती है, पर इसके सिवा आपने जो माना कुछ भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर का जो किया है, परचेज का है इस केस में या तो सेल का है, तो जो भी खर्च आपने किया है, सो ब्रोकरेज इज एन एक्सपेंस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ट्रांसफर। और मान लीजिए उनको स्टैंप ड्यूटी का भी कोई खर्च बेयर करना पड़ा हो, तो ऐसा कोई भी माना ब्रोकरेज हो, रजिस्ट्रेशन फीस हो, स्टैंप ड्यूटी हो, ये सब खर्च इनको अपने टैक्सेबल कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन में से डिडक्शन के तौर से मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन जैसे मुद्दों पे खर्च होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हालांकि बता भी रही है कि
कैपिटल गेन में जो छूट मिलेगी उस छूट के पैसे से वो नए घर की मरम्मत कराएंगे, कंस्ट्रक्शन कराएंगे और वॉशिंग मशीन खरीदने का भी इरादा है। तो मुझे लगता है कि छूट मिलेगी तो अच्छी बात है, ये सारे अपने सपने पूरे कर सकेंगे। चलिए अब चलते हैं, एक सवाल लेते हैं नोएडा से, जो कि एम सुभाष जी का है। वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका फोन बहुत देर से बिजी था। बहुत बढ़िया। आपका ये प्रोग्राम मैं बहुत केयरफुली हर प्रोग्राम देखता रहता हूँ जी, बहुत बहुत और इस धन्यवाद। बार मैंने सोचा कि मेरा भी एक क्वेरी है बिल्कुल कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ना कुछ गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। अरे वाह, आपका अब इनको ऑर्गेनाइजेशन बड़ा मैं ही अमीर बेचता है। हूँ मार्केट में, तो क्या उसमें गिफ्ट टैक्स या कोई कैपिटल गेन्स लगेगा या कुछ नहीं लगेगा? मैंने कहा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका बड़ा ख्याल रखता है, सोने के सिक्के आपको गिफ्ट नहीं, के तौर वो पर एक देता है। सिस्टम बना था कि जैसे किसी की 15 साल का सर्विस हो गया, 25 साल का हो गया अच्छा या रिटायरमेंट पे वो मिलता है गोल्ड मेडालियन। इट इज ऑफ एमएमटीसी। अरे वाह, वो एमएमटीसी का ही है। आप कितने साल से हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में? का नाम भी डाला हुआ है, बट मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं होगा। आप कितने साल से हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में? अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ। 38 इयर्स हो गए मेरे को सर्विस करते हुए। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या सुझाव देंगे पटेल साहब इनको? हाँ सुभाष जी, अब आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दो चीजें हैं इसमें। आपने ये सवाल पूछा कि जब सोने के सिक्के किसी को दिए जाते हैं तो क्या इस पर कोई टैक्स लगता है या नहीं। अब देखिए, आप एम्प्लॉई हैं, अगर आपको कोई गेम्स में ये सिक्का मिला हो तो वो बात अलग है, बिकॉज देन इट इज अ प्राइज मनी, तो उसमें आपको सीधा टैक्स नहीं भरना होगा। या अगर ये नजरिया किया जाए कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो भी उसमें 50,000 की वैल्यू की लिमिट का जिक्र किया जा सकता है। पर अगर आपको एम्प्लॉयर ने अपने रेगुलर कोर्स में दिया है तो 5,000 रुपये से ज्यादा अगर आपको कोई भी ऐसी चीज मिलती है तो इसको परक्विजिट माना जाता है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि ये आपको कब दिया गया, कैसे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब दिया गया उसकी वैल्यू उस टाइम क्या थी। आज तो काफी ज्यादा हो सकती है। अब आपने बताया ये कई सालों का ये आपका एक्यूमुलेशन है, तो आपको एक तो एविडेंस ये देना होगा, क्योंकि अगर आप यूं ही कहेंगे कि ये मेरा सिक्का है, मेरे एम्प्लॉयर ने दिया था और उसका कोई आप प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो इसको आपका अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट भी माना जा सकता है। बट इफ जैसे आपने अपने सवाल में कहा है कि आपके इस सिक्के पर एम्प्लॉयर का वो सील वगैरह है, तो आप जरूर कह सकते हैं और उस पर साल भी लिखी हुई है, तो वो साल का जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से आप उसकी कॉस्ट गिन के, उसकी इंडेक्स कॉस्ट की गिनती आज के हिसाब से अभी जो 348 है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, उसकी गिनती करते हुए आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आप अगर बेचते हैं तो क्या आपकी वैल्यू बनती है, उसके हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 20% के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भरना होगा। सुभाष जी, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए फिर भी आगे भी कोई भी सवाल हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि मंथली एसआईपी से होने वाली आमदनी पर कैसे कैलकुलेट करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, लोगों के सवाल ने, लेकिन इससे पहले एक मुद्दा है, वो ये है कि आप कई सारे मामलों पे आप कहते हैं कि आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर खर्च करते हैं तो, बिजनेस इनकम वाले, कंसल्टेंसी वाले डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्याज से मोटी आमदनी होती है अलग अलग स्रोत से, कई कमीशन के जरिए आमदनी कमाते हैं अलग अलग स्रोत से, तो अकेले हिसाब किताब रखना मुश्किल होता है, तो कई बार अकाउंटेंट रख लेते हैं या फिर कुछ ऐसे खर्च कर देते हैं। तो क्या ये इन मुद्दों पे जो खर्च होता है, अकाउंटेंट को पैसे देना, स्टाफ को पैसे देना, तो क्या उसको भी रिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं लक्ष्मण जी, और ये आपने बहुत अहम सवाल खड़ा किया है और इसका जवाब सीधा सेक्शन 57
ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट से हमें मिलता है, जहां कहा गया है कि अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कमाई है सिवा की डिविडेंड, जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि केवल इंटरेस्ट ही आपको डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन इसके सिवा और इंटरेस्ट कमीशन वगैरह सब कुछ है। तो ये कमाने के लिए अगर आपने कोई भी खर्च किया हो विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपको मिल सकता है। तो दिस कैन बी द अकाउंटेंट सैलरी, आपका बैंक चार्जेस हो सकता है, कोई आपके क्लर्क के आपने कोई असिस्टेंस लिया है उसके लिए भी आपने कुछ खर्च किया है, तो ये सब आपको डिडक्शन मिल सकता है। और आपके आईटीआर में देयर इज अ स्पेसिफिक कॉलम वेयर यू कैन क्लेम दिस एज एन एक्सपेंडिचर अंडर द शेड्यूल ओएस। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आपके पास ये ऐसा कोई भी खर्च हो, आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। और दो चीजों का ख्याल रखें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सेक्शन ओएस और शेड्यूल ओएस आपने कहा, और सेक्शन 58 का हवाला दिया आपने। कौन सा सेक्शन बताया था सर आपने? 57 सेक्शन 57 के तहत आप क्लेम कर सकते हैं, और आईटीआर में बजाबता इसके लिए कॉलम होता है, उसमें आप इसको दर्शाइए और बिल्कुल इस पैसे का क्लेम करिए और अपना टैक्स बचाइए। चलते हैं आगरा, जहां से आनंद मोहन सिंघल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद मोहन जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। आवाज से लग रही है कि आप सीनियर सिटीजन हैं। हाँ, यस यस। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमारे शो में जुड़ते हैं, हमारे शो को देखते हैं। बताइए सवाल क्या आपका? तो ऐसा मेरी एसआईपी 5 साल से चल रही है, एसआईपी, लेकिन उसमें जो करीब 1900 यूनिट एक्टिवेट हो गए हैं। मैं 1000 यूनिट रीडिंग बनाऊँ तो ये कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? बजे है, ठीक है। 1000 यूनिट आधे कराऊँ, 8 कराऊँ तो मतलब ये हर महीने आप पैसा जमा करते हैं एसआईपी में, और ये जो है सो 1000 यूनिट के आसपास पहुंच चुका है। अब इनका जानना है कि इसमें 1000 यूनिट रिडीम करना है इनको, और ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन होगा, तो कैसे किया जाए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये एक तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में अगर इनका ये इक्विटी का है, इसलिए इस पर 1 साल का वो होल्डिंग पीरियड होता है। और जो कॉस्ट है आपका, रेट ऑफ टैक्स तो हम जानते हैं 10% का है इक्विटी ओरिएंटेड फंड में। कॉस्ट का जो मामला है उसको आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से, माना आपने जब से लेके निवेश किया उसकी एवरेज प्राइसेस आपकी है, उसके हिसाब से जब तक आपने यूनिट्स रिडीम किए उसकी वैल्यू की कॉस्ट गिनते हुए आपकी सेल रिडेम्पशन प्राइस का डिफरेंस जो है उस पर 10% का सरचार्ज के साथ, सेस के साथ आपको टैक्स लगेगा। आनंद मोहन सिंघल साहब, सवाल का जवाब मिल गया, संतुष्ट हैं आप? समझ चलिए, तो आप इस तरीके से आप टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विदेश में अगर आपकी कोई संपत्ति है, उससे पैसे आ रहे हैं, कोई आमदनी हो रही है, उससे पैसे आ रहे हैं, तो फिर कैसे उस पर टैक्स भरें और क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्या, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और चलते हैं पंजाब, जहां से राजकुमार गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर पहले तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से लखोटिया सिंह थे तब से देख रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आके मेरा सवाल आपके प्रोग्राम में आ गया। नहीं, ये तो गलत बात है, आपको हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। आपको मैं पूछता तो रहता हूँ सर, कई बार वो बारी में नहीं आता। चलिए बताएं। तो ये मेरा सवाल ये था कि मेरी बिटिया यूएस में पढ़ रही है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बताएं। बिटिया आपकी यूएस में पढ़ रही है? सितंबर 2021 में वो यूएस से पढ़ने के लिए गई थी। तो लास्ट ईयर रिटर्न हमने उसके एज रेजिडेंट इंडियन फाइल कर दी थी। अब इस बार जो रिटर्न फाइल करनी है तो वो कैसे फाइल होगी, क्योंकि उसके इंडिया में कोई इनकम नहीं है अदर देन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट एंड पीपीएफ इंटरेस्ट। और यूएस में जो उसकी इनकम थी वहां उसने रिटर्न भर के वो टैक्स वहां भर दिया। जो ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न है वो कैसे भरी जाएगी उसकी, वो पूछना था। ठीक है, बिल्कुल राजकुमार जी, आपके लिए एक तो ख्याल रखिए आपकी डॉटर का स्टेटस रहेगा नॉन रेजिडेंट,
क्योंकि 22-23 के वित्तीय वर्ष में वो इंडिया में बहुत कम समय रही है। और एक बार वो नॉन रेजिडेंट है तो उसको अपनी फॉरेन की जो इनकम है वो इंडिया में दिखानी नहीं है, फॉरेन की कोई एसेट्स भी उसको यहाँ दिखानी नहीं है, शेड्यूल एफए जिसको हम कहते हैं। केवल इंडिया की इनकम जो है वो तो बहुत नॉमिनल है, तो टैक्स भी अगर कोई कटा नहीं हो, आपको रिफंड भी लेना नहीं हो, तो रिटर्न भरना भी आपके लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भरिए, केवल ये 2000-5000 की जो इनकम है वो दिखाते हुए आप नील का आईटीआर भर सकते हैं। चलिए गर्ग साहब, आपके तो सवालों के जवाब को बेहद ही आसान कर दिया। आपको रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप चाहें तो रिटर्न फाइल नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, वो भी बेहद ही आसान भाषा में। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।